Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। आज हम लोग बहुत ही आवश्यक एग्जाम के दृष्टिकोण से और हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और कमल कुमार ने कमेंट में पूछा भी था, बोला भी था हमसे कि ये वीडियो बनाया जाए, इसलिए भी हम ये वीडियो को ला रहे हैं। थोड़ा लेट हुआ, पर हम कोई भी अगर कमेंट में आप लोग बताते हैं किसी वीडियो पर बनाने के लिए, तो हम जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इस पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को, ये इंडिया का ग्लोबल फ्रेमवर्क है मेजरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए। आगे देखेंगे, काफी आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, ये बहुत बड़ा न्यूज रहा है इस साल की, और कई न्यूज़पेपर में और मीडिया चैनल ने इसको कवर किया है कि इंडिया लॉन्चेस इट्स ओन ग्लोबल रैंकिंग्स। आपको पता होगा और आपने कई ग्लोबल रैंकिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा भी जारी किया जाने वाला रैंकिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने उसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने ग्लोबल फायर वर्क इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने ग्लोबल प्रेस इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा होगा, पासपोर्ट में कितना पावर है, पासपोर्ट पावर इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। आपने इस तरह से जेंडर के बारे में पढ़ा होगा कि जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बहुत सारी इंडेक्स आती है, उससे संबंधित पढ़ा होगा। ये सब हम देखते थे कि ये सब इंडेक्स विदेश में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली ये सब इंडेक्स को शुरू किया जाता था। यानी कि फॉरेन कंट्री जो हैं वो इन इंडेक्स पर कंट्रोल किए हुए थे, और भारत जैसे कंट्री को बहुत ही कम रैंक मिलता था, बहुत ही खराब रैंक मिलता था। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कभी कभी पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे दिया जाता था, अफगानिस्तान के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता था। तो इन फॉरेन कंट्री ने इस इंडेक्स पर अपना कंट्रोल करके इस इंडेक्स को मैनिपुलेट भी करते थे, यानी अपने पक्ष में उसको दिखाते थे। जिसको खराब दिखाना हो, जिससे अच्छे संबंध नहीं हो, उसको खराब भी दिखा देते थे। इसलिए अब भारत लाया है। पहले तो आप ये इंडेक्स को एकदम याद कर लीजिए, कंटेक्स्ट कर लीजिए कि इसका नाम है RNI। क्या नाम है? RNI। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। क्या नाम है? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन सा देश कितना जिम्मेवार है, जिम्मेवारी के साथ अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए देश को चला रहा है, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल। आगे देखेंगे और डिटेल से। दूसरा है नेशंस, यानी इसमें देशों की रैंकिंग की जाएगी, और ये इंडेक्स है। ठीक, इसमें देखिए फर्स्ट 3 पर है SSD। ये भी आपको याद रखना है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। ये पहला 3 रैंक आया है SSD को। आप पहला नहीं भूल सकते हैं। पहला क्या है? सिंगापुर। और इस बार मान के चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे फिक्स हो सकती है कि बहुत बड़ा ये न्यूज है। तो SSD आपको याद रखना है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, इन तीनों को पहला, दूसरा और तीसरा रैंक मिला है। किसको? सिंगापुर को, स्विट्जरलैंड को और डेनमार्क को। इंडिया को 16th रैंक मिला है, आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स? आखिर इसका डेफिनेशन समझना होगा, है क्या। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स क्या है? ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों को हम रैंक देंगे, इसलिए बहुत सिंपल है, ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है। इंट्रोड्यूस कौन किया? इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। आप तोड़ तोड़ के पढ़िए तो देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, ये पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही सिंपल पढ़ेंगे कि द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स इज ए ग्लोबल, ये क्या है? ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है। कौन इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। क्या एसेस करती है? एसेस हाउ रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज बिहेव्स। मतलब जो कंट्री है वो कैसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आए थे, इसको लिखना चाहिए हाउ रिस्पॉन्सिबली कंट्रीज बिहेव, वो ऑटो करेक्ट में ऐसा हो जाता है। तो यह रिस्पॉन्सिबली मतलब कि जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करती है। क्या हम किसी भी एरिया में जाके चाइना की तरह युद्ध छेड़ देते हैं? या हम क्लाइमेट का फिक्र किए बिना अमेरिका की तरह ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर आ जाते हैं और क्लाइमेट की चिंता नहीं करते हैं? तो इन सभी देशों का क्या है? रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं है। क्या पाकिस्तान की तरह हम दूसरे देशों में टेररिस्ट भेजते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
क्या हम नॉर्थ कोरिया की तरह देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर देते हैं, लोगों को बोलने की आजादी नहीं देते हैं? क्या खाना पीना का कमी हो रहा है? ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का बिहेवियर नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है, इंट्रोड्यूस्ड इंडिया के द्वारा किया गया है एंड एसेस हाउ रिस्पॉन्सिबली कंट्रीज बिहेव, कि अलग अलग देश कैसे बिहेव करती है, नॉट हाउ पावरफुल और रिच दे आर। पहले हम इसको मेजर करते थे कि कितना, जब हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं चलिए वो तो कम ही यूज होता है, पर जैसे हम डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एक्सेट्रा में डिवाइड करते हैं, क्या हम मेजर कर रहे हैं कि कितना कंट्री रिच है, कितना पावरफुल है। जब हम ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स की बात करते हैं, पावरफुल कंट्री को मेजर करते हैं जिसमें इंडिया 4th रैंक पर आए थे, तो उसमें हम पावर को देखते हैं। ये पहली बार है और भारत का ये इनोवेशन है, नवाचार है। भारत की ही इतनी बुद्धि हो सकती है, समर्थता हो सकती है कि भारत ने एक ऐसा इंडेक्स लाया है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर कर रहे हैं कि कौन सा देश बेहतरीन है, उसका एक्शन अच्छा है। फोकस कहाँ शिफ्ट हो रही है? जीडीपी और मिलिट्री पावर। पहले जितना भी इंडेक्स थी उसमें जनरली जीडीपी और मिलिट्री पावर को मेजर करती थी, अब हम एथिक्स पर फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल कंडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। अगर भारत किसी देश में, दूसरे देश में अटैक नहीं करता है तो ग्लोबल कंडक्ट क्या हुआ? बेहतरीन हुआ। अगर भारत डेमोक्रेसी का बढ़ावा करता है, प्रेस को फ्रीडम देती है, अगर भारत दुनिया में शांति की ओर ले जाने की, दुनिया को शांति की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, तो हमारा एथिक्स क्या है? बढ़िया है। अगर अपने को, हमारे लोगों को वैक्सीन मिलने से पहले ही हम भूटान में वैक्सीन दे देते हैं, मालदीव्स में वैक्सीन दे देते हैं, अफ्रीका में वैक्सीन भेजते हैं, तो वो हमारा एथिक्स को बता रहा है, वो हमारी अच्छाई को बता रहा है। और हम अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं, अगर हम प्लांट वृक्षारोपण करते हैं, तो वो सस्टेनेबल प्लानेट की ओर ले जाने की बात करती है। कुछ फैक्ट्स है जिसको याद रखना पड़ेगा, वो सब तो मेन से रिलेटेड है और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फैक्ट्स डायरेक्टली प्री में भी पूछे जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कब लॉन्च हुई? 2026 में लॉन्च हुई, यानी इसी साल लॉन्च हुई। इनिशिएट कौन किया है? इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। कितने कंट्री को कवर किया गया है? 154। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में लॉन्च हुआ, इंडिया ने लॉन्च किया और 154 कंट्री को कवर करती है। क्या रैंक मिला है? पहला किसको मिला है? सिंगापुर। यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है पर आप उसको भी याद ध्यान रखिएगा, SSD, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। अब इसको लिख लीजिए, यहाँ पर ही लिख लीजिए। 2 नंबर और 3 नंबर पर किनको है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क को मिली है तीसरा नंबर, ये भी पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है इंडिया का रैंक, इंडिया के द्वारा ही रैंकिंग दिया गया है, तो इंडिया का रैंक कितना है? 16। अब आप सोचते होंगे इंडिया ने खुद रैंकिंग देना शुरू किया तो खुद को ही पहले नंबर पर क्यों नहीं रख लिया? ऐसा करने से इसकी मान्यता दुनिया भर में कमी हो जाएगी, इसको फॉलो करने के लिए कोई देश तैयार नहीं होगा और फिर ऐसे इंडेक्स रिलीज करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए इसमें सच्चाई को दिखाया गया है, इसमें हम जितना है उतना ही दिखाया गया है। तो 16th नंबर पर क्या है? इंडिया है। ये इनिशिएटर है क्योंकि हमने ही शुरू किया और हायर देन मेजर पावर से हायर है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का 66 है, उससे हम आगे हैं। आप देख सकते हैं हमारा 16 है, इसका 66 है, तो याद करने में भी आसानी होगी। 16 से 66, यूएसए 66 नंबर पर है, ग्लोबल पावर है। तो इसको इतना कम पॉइंट क्यों मिला है, इतना पीछे क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अभी क्या किया है, वेनेजुएला पर अटैक करके वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड तो नहीं कहेंगे पर वहां के प्रेसिडेंट मदुरो को उठा लिए। ये डेनमार्क को खुद में मिलाने की बात करता है। ये देश के अंदर भी जो मिनेसोटा इसका कंट्री स्टेट है, वहां पर जो सोमालियन लोग रह रहे हैं उसके खिलाफ बहुत सारा ये काम करता है, जो इमिग्रेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जितना भी जो क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्लाइमेट को नहीं सही से देख रेख कर रहे हैं, क्लाइमेट मानते ही नहीं है ट्रम्प की क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ये क्या है? इरिस्पॉन्सिबल पावर है। डेनमार्क की केस हो, वेनेजुएला की केस हो, सोमालिया की केस हो, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर जो चारों तरफ जो ट्रेड इशू किए हैं, ट्रेड टेरिफ्स किया है, इसके कारण ये क्या दिखा रहा है? ये दुनिया में शांति नहीं फैला रहा है, ये प्लानेट को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, देश के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इमिग्रेशन के थ्रू। तो ये यूनाइटेड नेशंस को खराब रैंक मिला। 68th पर चाइना है, ये इतना याद नहीं रखना, ये हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिए हैं। चाइना और पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है इस रैंकिंग में। चाइना क्यों पीछे है? क्योंकि ये गालवान में हमारे खिलाफ युद्ध करता है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में पूरा दुनिया के अलग-अलग देशों से ये लड़ाई करता है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहाँ ये वो करता है, टेररिज्म में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्लाइमेट चेंज में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका जो यही फॉरेन पॉलिसी है, चाहे ताइवान पर बार-बार धमकी देना हो, जापान के खिलाफ इसका जो संघर्ष हो, टैरिफ वार्स में खुद भी फंसा हुआ है, और जो प्रीडेटरी
ट्रेड करता है, ट्रेड में जो दूसरे देशों को लालच देकर, लोन देकर जो उसको बर्बाद करता है, इसके लिए चाइना को भी पीछे रखा गया। और ये पाकिस्तान के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, कैसे टेररिज्म को फैला रहा है, कैसे देश के अंदर ही इसका लोग खुश नहीं है, गरीबी है, बदहाली है, फ्लड है, ड्राउट है, खाने को पैसा नहीं है, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसको दुनिया की पड़ी हुई है, तो इसको भी खराब रैंक मिला है। अच्छा, इंडिया ने क्यों लॉन्च किया ये, क्या जरूरत थी, जब दुनिया में पहले ही इतने तरीका का इंडेक्स है, जिसके बारे में आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, आपने बहुत तरीके का इंडेक्स पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। तो इंडिया को एक नया जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है, इसको लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस है, वो पावर को रिवार्ड करती है। जो अमीर देश है उसको रैंक पहले मिलेगा, जो पावरफुल देश है उसको रैंक पहले मिलेगा। पर ये जो इंडेक्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करती है, रिवार्ड करती है। ये रिस्पॉन्सिबल देश को पहले रखती है। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि भारत का देश एक ऐसा देश है जो दुनिया में शांति फैलाती है, जो प्लानिट को बचाने के लिए वृक्षारोपण कर रही है, और अपने लोगों को भी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले हैं पिछला 10 साल में। भारत देश में ऐसा हुआ है कोरोना होने के बावजूद। तो ये पावर को नहीं रिवार्ड करती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिवार्ड करती है, जो बहुत जरूरी थी। ग्लोबल रैंकिंग्स इग्नोर ह्यूमन डिग्निटी एंड एथिक्स, ह्यूमन डिग्निटी को इग्नोर कर रही थी, एथिक्स को इग्नोर कर रही थी। अगर कोई गरीब देश बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसका कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वो फायर पावर इंडेक्स में पीछे रह जाएगा, पासपोर्ट इंडेक्स में पीछे रह जाएगा, जो जीडीपी वाला है पर कैपिटा इनकम में पीछे रह जाएगा। समझ रहे? तो अब ये एथिक्स और ह्यूमन डिग्निटी को दिखाती है कि जो बढ़िया काम करेगा उसको पहले रैंक मिलेगा। द वर्ल्ड नीड्स ए मोरल कैंपस इन ग्लोबल गवर्नेंस। एक मोरल कैंपस रहना चाहिए। अगर आपको बिहार से मान लीजिए, पटना से आपको भागलपुर जाना है, तो आपके पास पहले एक कंपास की जरूरत पड़ती थी कि इस डायरेक्शन में जाना है। अभी भी अगर आपको पता नहीं रहेगा और पढ़ने नहीं आता है, आप ट्रेन पढ़ के अगर नहीं बता सकते, तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तभी जा पाइएगा। तो दुनिया को भी एक मॉरल कंपास की जरूरत थी, दुनिया को भी एक डायरेक्शन की जरूरत थी कि हम इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते थे। अगर कोई दुनिया, कोई देश रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को देखती है, और इसमें आगे देखेंगे कि इसमें 3 कंपोनेंट है कि हम एक्सटर्नली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी दूसरे देशों का सम्मान करना चाहिए, इस पे काम करती है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम देश के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसे रिस्पॉन्सिबल नेशन माना जाएगा। अगर ऐसा कोई देश करती है, तो वो क्या है, वो ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़िया बनाएगी। इसलिए ये क्या है, एक मोरल कॉम्पास की तरह है, जो कि दुनिया के लोगों के लिए बहुत जरूरी था, सभी देशों के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन ये तो बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है। मेन बात क्या था? मेन बात ये था, चैलेंजिंग वेस्टर्न इंडाइसेस। अभी तक जितना भी इंडाइसेस आ रहे थे, जितने तरीका का भी आपने पढ़ा है, चाहे यूएन लेड हो, चाहे और भी जो प्रेस विदाउट बाउंड्री ऐसा कुछ है ना, जो प्रेस इंडिपेंडेंस से रिलेटेड रिलीज करती है इंडेक्स। तो ये जो वर्ल्ड इंडाइसेस थी, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री के अंदर थी, वेस्टर्न कंट्री का उस पर इन्फ्लुएंस था, उसको चैलेंज करना, टू ऑफर ए नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल रैंकिंग्स। कि नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वेस्टर्न कंट्री पहले ही रिच है, तो वो ऐसा इंडेक्स रिलीज करेंगे जिसमें रिचनेस को मेजर करेगा। वो पहले ही पावरफुल है, तो वो ऐसा इंडेक्स निकालेंगे जिसमें पावर को मेजर करेगा। वहां हैप्पीनेस ज्यादा है, क्योंकि हंगर कम है, तो वो हैप्पीनेस से रिलेटेड, हालांकि ये भूटान ने रिलीज किया था, जैसे वहां हंगर कम है तो वो हंगर से रिलेटेड रिलीज करेंगे, ताकि उनका रैंक बढ़िया हो जाए। हमारे जैसा देश जो रिस्पॉन्सिबल देश है, जो अच्छाई के साथ प्रशासन कर रहा है, उसको दिखाने के लिए, चैलेंज करने के लिए कि उसका एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है। और साथ में रिफ्रेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट हाउ नेशंस लाइक इंडिया कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल पीस सस्टेनेबिलिटी रादर देन जस्ट देयर डोमिनेंस। ये दिखाने के लिए कि भारत जैसे देश पूरा दुनिया भर में शांति के प्रयास कर रहे हैं। भारत जैसे देश क्लाइमेट चेंज में काम कर रहे हैं, खुद गरीब है फिर भी हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना रहे हैं, हम इतना सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया, समझ रहे हैं? तो ये दिखाने के लिए कि हमारा देश क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। अमेरिका जैसा देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे रिफ्रेम किया जाएगा? तो ये सब कुछ वजह है जिसके कारण इंडिया ने इसको रिलीज किया है। ए ट्रूली ग्रेट नेशंस बिहेव रिस्पॉन्सिबली एट होम एंड अब्रॉड, इसको आप ऐसे में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 70th बीपीएससी ऐसे में आया था एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया एट ग्लोबल लेवल। आप उसमें इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या बीच में कहीं लिख सकते हैं कि ए ट्रूली ग्रेट नेशन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली एट होम एंड अब्रॉड। तो भारत एक ट्रूली रिस्पॉन्सिबल नेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करती है इंडिया के अंदर और बाहर भी। आप उसमें आरएनआई का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन डेवलप किया है इंडेक्स? ये तो हम देखें, इनिशिएट कौन किया है? इंडिया, यानी इंडिया ने शुरू किया। लेकिन इंडिया में भी तो कोई जो
ऑर्गेनाइजेशंस होगी, फाउंडेशंस होगी, यूनिवर्सिटी होगी जिसने इसको रिलीज किया है। तो इंडिया के अंदर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो दिल्ली में है, WIF, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग दिस रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा, इसने भी इसमें योगदान दिया है। यानी ये चारों इंस्टीट्यूट मिलकर इसको रिलीज किया है। कौन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली। और यही डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली से इसको रिलीज किया गया, RNI को रिलीज किया गया। तो प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को बनाने में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का महत्व नहीं था। इसमें हो सकता है IIT पटना दे दे, हो सकता है IIT मुंबई दे दे, ये IIM मुंबई है ना, तो IIT मुंबई दे देगा तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, तीनों दिल्ली में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई में। ये ग्लोबल और ट्रांसपेरेंट डाटा को यूज करती है। जो डाटा इजिली अवेलेबल है उसी को यूज करके ये रैंकिंग देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे में भी लिख सकते हैं, मेंस का आंसर में भी लिख सकते हैं, और साथ में ये प्री में भी पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में भी इसको बता सकते हैं। 3 पिलर्स है RNI के, जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है, इसका 3 पिलर्स हैं, यानी इन तीनों पर मार्क्स मिलेगा। 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाउ ए कंट्री ट्रीट्स इट्स पीपल। जैसे नॉर्थ कोरिया, मान लीजिए दुनिया में युद्ध नहीं करता है नॉर्थ कोरिया, पर वो अपने लोगों को क्या आजादी दे रहा है? क्या वहां के लोग खुश हैं? अगर नहीं है तो उसको क्या है, रैंक कम मिल जाएगा, खराब मिल जाएगा। भारत भी कहीं युद्ध नहीं कर रहा है, पर सिंगापुर में जो वहां के लोग हैं वो ज्यादा खुश हैं। डेनमार्क के लोग इंटरनली ज्यादा बेटर हैं, तो इसलिए उसको क्या है, हमसे हायर रैंक मिली है। तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हाउ ए कंट्री ट्रीट्स इट्स पीपल। उसी तरह इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक देश इन्वायरमेंट के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है। एक देश इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ओशियन एसिडिफिकेशन को रोकने के लिए, जो राइजिंग सी लेवल है उसको रोकने के लिए, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसको रोकने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल कितना है, कोरल ब्लीचिंग को रोकने के लिए। तो ये प्रोटेक्ट नेचर को किस तरह से कर रही है उसके बेसिस पर रैंकिंग मिलेगा। तो पहला जो पिलर है या पहला जो कंपोनेंट है RNA का, वो क्या है कि इंटरनली कितना रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा है एक्सटर्नल कितना रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए एक देश है जो इंटरनली भी लोगों को बहुत अच्छा रख रहा है, इन्वायरमेंट पर भी काम कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब है, जैसे चाइना। हालांकि वहां इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी थोड़ा उसका मार्क्स कमेगा, हालांकि वहां के लोग खुश हैं, पर धर्म की आजादी नहीं है, प्रेस की आजादी नहीं है, लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है, यानी डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसमें भी मार्क्स थोड़ा कमेगा। लेकिन इन्वायरमेंटली चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत से तो बहुत बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में वो क्या कर रहे हैं, पीस का संदेश को नहीं फैला रहे हैं। ये व्हाइट कबूतर वाला पीस को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, व्हाइट पिजन। हाउ इट बिहेव्स विथ अदर नेशन, जैसे अमेरिका भी है, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है। तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ, पीपल के लिए काम करना। इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ, प्लानिट के लिए काम करना। और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ, पीस के लिए काम करना। और आप देखेंगे भारत इन तीनों जगह पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और धीरे धीरे हमारा नेतृत्व और इन तीनों जगह पर बढ़ते जाएगी, और हमारा रैंक भी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में बढ़ते जाएगा। वाई RNI मैटर्स, क्यों मैटर करता है, इंटरनेशनल रिलेशन में मैटर करता है। ये दिखाता है कि इंडिया एक नॉर्म सेटर है, सिर्फ रूल टेकर नहीं है। इंडिया भी इंडेक्स को चालू कर सकती है, सिर्फ दूसरे के इंडेक्स पर हमारा रैंक ही नहीं बेहतर होगी, बल्कि हम खुद से नया इंडेक्स लगा चालू करेंगे। हम खुद से ये बताएंगे दुनिया को कि गवर्नेंस कैसे की जाती है, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन कैसे बनती है। तो ये इंडिया का सॉफ्ट पावर को दिखाती है कि हम नॉर्म सेटर है, सिर्फ रूल टेकर नहीं है। ये एथिकल मल्टीलेटरलिज्म को भी बढ़ावा देती है। मान लीजिए इस जो ये जो इंडेक्स है, इसका पूरा दुनिया भर में बहुत तारीफ हो, पूरा दुनिया भर में बहुत एक्सेप्टेंस हो, तो हर एक देश क्या चाहेगी कि इसमें रैंक बेहतर हो, उसके लिए एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया हो। एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया कैसे होगी, क्या हम जब दूसरे देश पर अटैक करेंगे तब, या दूसरे देश से शांति करेंगे तब। इसलिए ये क्या है, एथिकल मल्टीलेटरलिज्म की तरफ लेके जाती है, शांति को फैलाना चाहती है। गवर्नेंस एंड एथिक्स लिंक्स डेवलपमेंट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट तो होना चाहिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसमें अगर एक ही पिलर रहता कि इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें अपने लोगों को सिर्फ खुश करना, तो सिर्फ डेवलपमेंट होता। पर इन्होंने बोला है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो द डेवलपमेंट शुड बी क्या है, गो अलोंग विथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सिर्फ अरावली को काटने से काम नहीं चलेगा।
समझ रहे हैं? उस तरीका से आप देख सकते हैं, पेड़ पौधों को काटने से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनकरेजेस ह्यूमन एंड सस्टेनेबल पॉलिसी, ये ह्यूमन और सस्टेनेबल पॉलिसी को बनाएगा जिससे कि लोग खुश हों, जिससे कि पीस आए। ऐसा पॉलिसी नहीं जिससे कि हमारा देश कुछ और एरिया को अपने में मिला ले लेकिन लोगों को पीस ना मिले। ऐसे में आप क्या लिख सकते हैं? आरएनआई रिफ्लेक्ट्स इंडिया सिविलाइजेशनल एथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, यानी कि वसुधा मतलब पूरा पृथ्वी के लोग, पूरा वर्ल्ड हमारी परिवार के समान है, एक्सटेंडेड फैमिली है। पहले अपने परिवार में छोटे ग्रुप होते हैं, फिर हमारा समाज होता है, उसी तरह हमारा गांव होता है, फिर पूरा अगर बिहार के कोई भी लोग हैं तो हमारा परिवार ही है, फिर भारत के कोई लोग हैं तो हमारा परिवार है, और दुनिया में कोई भी रह रहे हैं वो भी परिवार है। धीरे धीरे हमें इसको एक्सटेंड करके कहाँ ले जाना चाहिए कि कोई भी जीव है उसके प्रति हमें इतना प्रेम रहे कि वो अपना परिवार ही दिखे। तो ये वसुधैव कुटुंबकम से लिंक करती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, देश के अंदर के लोग खुश होना चाहिए। ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। इन्वायरमेंट तभी प्रोटेक्ट होंगे जब प्लांट प्रोटेक्ट होंगे, इन्वायरमेंट तभी प्रोटेक्ट होंगे जब स्नेक प्रोटेक्ट होंगे। क्यों? नहीं तो चूहा की आबादी बढ़ जाएगी, वो सब खा जाएंगे। रैट का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नहीं रहा तो सांप मर जाएगा, फिर प्लांट भी बढ़ने लगेगा बहुत तेजी से। तो सभी जीवों का महत्व है। आप इन्वायरमेंट चैप्टर में पढ़े होंगे कि हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड, फूड चेन के बारे में पढ़े होंगे। तो ये इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट करती है, यानी पूरा दुनिया, पूरा वसुधा को एक कुटुंब, एक परिवार मानता है। आप डायरेक्ट एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि द रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स मार्क्स अ शिफ्ट इन ग्लोबल थिंकिंग। ये ग्लोबल थिंकिंग में एक शिफ्ट है। पहले जहां हम नेशन के पावर को मेजर कर रहे थे, अब हम नेशंस के रिस्पांसिबिलिटी को इवेलुएट कर रहे हैं। सो दिस कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन आल्सो इफ द क्वेश्चन इज एनी क्वेश्चंस इज देयर फ्रॉम आरएनआई। रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें देश को कैसे भारत कंट्रीब्यूट कर रही है, भारत कैसे दूसरे देशों से अलग है, या सिंगापुर या डेनमार्क जिसका बेहतरीन रैंक आया है वो कैसे बेहतर है, उसमें लिखा जा सकता है कि नाउ वी आर मेजरिंग नेशनल पावर, वी आर नॉट गोइंग ओनली फॉर नेशनल पावर बट फॉर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एक देश को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक बार देख के आप तीनों इसका जो कंपोनेंट है, रैंक है और जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत